कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना चाहिए। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना कि जब राष्ट्रपति जी के पास बिल जाए तो उनको 3 महीने के अंदर फैसला कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रपति को आदेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पे खूब चर्चा हो रही है। दुर्भाग्यवश इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि 3 महीने में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर आज यहां से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछ रहा हूं, सार्वजनिक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे पता है ये वीडियो पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, हम जो कुछ कहते हैं वो 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाता है कि केवल राष्ट्रपति को ही 3 महीने में क्यों फैसला करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को 3 महीने में हर मुकदमे का फैसला क्यों नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट में 3 महीने के अंदर फैसला क्यों नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 महीने के अंदर फैसला क्यों नहीं होना चाहिए, पुलिस को अपनी जांच 3 महीने के अंदर क्यों नहीं पूरी करनी चाहिए। मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू होना चाहिए। एफआईआर होने के 1 घंटे में एफआईआर हो, 3 महीने के अंदर जांच पूरी हो, 3 महीने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, 3 महीने में हाई कोर्ट का फैसला और 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी एफआईआर लागू होने के 1 साल के अंदर कंप्लीट टोटल ओवरऑल फैसला मिल जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे अरे यहां तो 40-40 साल से मुकदमा चल रहा है, 1 साल में कैसे हो जाएगा। हो सकता है, 100% हो सकता है, गारंटी के साथ हो सकता है, और दुनिया के कई देशों में लागू है। दुनिया के कई, भारत में लागू था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जब कोर्ट जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें 4 कैटेगरी थी। जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर फैसला। जस्टिस विद इन डे, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो 1 दिन के अंदर फैसला। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर फैसला। और बहुत एक्सेप्शनल जो केस था उस जस्टिस विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर फैसला। इसी भारत में होता था। और केवल यही नहीं लागू था, उस सिस्टम को रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य में भी लागू कर दिया था। हो सकता है हमारी 50% समस्याओं का मूल कारण सड़ा हुआ कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था है। और सब परेशान है, मजदूर भी परेशान है, मालिक भी परेशान है, अगड़ा भी परेशान है, पिछड़ा भी परेशान है। कोई फर्जी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में परेशान है, कोई फर्जी मुकदमों से परेशान है, कोई फर्जी दहेज के मुकदमों से परेशान है, कोई फर्जी बलात्कार के मुकदमों से परेशान है, कोई फर्जी SC/ST केस से परेशान है। सब परेशान। इस समय 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं भारत में। मुझे आश्चर्य है कि इस पे न संसद में चर्चा हो रही है न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। 5 करोड़ मुकदमों का मतलब, जब कोई मुकदमा चलता है उसमें एक पक्ष चाहता है जल्दी से फैसला हो जाए और एक पक्ष चाहता है मुकदमा चलता रहे। बलात्कारी चाहता है मुकदमा लंबा चले और पीड़िता का परिवार चाहता है मुकदमा जल्दी खत्म हो। ऐसे ही है ना। और मुकदमा लंबा चल रहा है तो आज का न्यायिक सिस्टम बलात्कारी के पक्ष में है या पीड़िता के पक्ष में? बलात्कारी। जो ड्रग स्मगलर है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले। जिसके बच्चे ड्रग खा के, ड्रग पी के मर गए या परेशान हो गए, वो चाहता है परिवार जल्दी से जल्दी ड्रग स्मगलर को फांसी हो, आजीवन कारावास हो। और मुकदमा लंबा चल रहा है तो आज का न्यायिक व्यवस्था ड्रग स्मगलिंग को प्रमोट कर रही है या कंट्रोल कर रही है? प्रमोट कर रही है। अच्छा, हमारे देश का सिस्टम देखिए, जो जितने बड़े आतंकवादी को छुड़ा ले वो उतना बड़ा वकील, जो जितने बड़े अलगाववादी को छुड़ा ले वो उतना बड़ा वकील। हम सारे लोग तो टुच्चे मुच्चे हैं, क्योंकि आज तक हमने आतंकवादी का केस लिया नहीं, अलगाववादी का केस लिया नहीं, किसी जिहादी का केस लिया नहीं, किसी धर्मांतरण कराने वाला का केस लिया नहीं, किसी घुसपैठिए का केस लिया नहीं, किसी नक्सली का केस लिया नहीं, किसी माओवादी का केस लिया नहीं, कभी PFI का केस लिया नहीं, कभी सिमी का केस लिया नहीं।
तो हम क्या हैं? छोटे वाले वकील। बड़ा वकील कौन? जो हाजी मुस्तान का मुकदमा लड़े, दाऊद इब्राहिम का मुकदमा लड़े, याकूब मेनन का मुकदमा लड़े, ऐसे लोगों का जो मुकदमा ले वो क्या है? बड़ा वकील। ऐसे ही है ना, हम दिमाग में जब छोटा बड़ा सोचते हैं ऐसे ही सोचते हैं। मानसिकता बदलनी चाहिए। ये भारत में जितनी समस्याएं, 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी साल में 3.5 लाख से 4 लाख बेटियां हमारी लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और याद रखिएगा, लड़का कन्वर्ट होता है, पुरुष कन्वर्ट होता है तो एक व्यक्ति कन्वर्ट होता है। बेटी जब लव जिहाद का शिकार होती है तो पूरी जनरेशन खत्म हो जाती है। और 4 साल में 4 लाख, इसका मूल कारण है सजा नहीं हो रही है, लंबा मुकदमा चल रहा है। इतना लंबा चल रहा है, इतनी तारीख पे तारीख मिल रही है कि गवाह परेशान होके गवाही से मुकर जा रहा है। और जब गवाह मुकर जाता है तो सबूत के अभाव में छूट जाता है। ऐसे ही हो रहा है ना। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है प्रतिदिन। आज तक किसी लव जिहाद करने वाले को, धर्मांतरण कराने वाले को आजीवन कारावास हुआ क्या? जोर से बोलिए। किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी का 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। यह हमारी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था है। 6 करोड़ भारत में घुसपैठिए बैठे हैं, उसके लिए बहुत हद तक हमारी न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है। कभी आपने सुना कि कोई सिंगापुर में अवैध घुसपैठ करता है? कभी सुना आपने कोई जापान में अवैध घुसपैठ करता है? यहां 6 करोड़ बैठे हैं। मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था, उस समय 5 करोड़ थे। मैंने राज्यवार आंकड़े दिए थे। डेमोग्राफी बदल रही है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। दुर्भाग्यवश न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न हाईकोर्ट में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। उन्हीं को जगाने के लिए मैंने कहा 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, ऐसी चीजों को लिखिए और महीने में एक बार अपने सांसद से मिलिए और महीने में एक बार अपने विधायक से मिलिएगा। और उनको यह जरूर कहना कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। केवल दैवीय समस्याएं लाइलाज होती हैं। भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये लाइलाज होती है। बाकी जितनी समस्याएं, हम जिन समस्याओं से परेशान हैं, हम ऊपर वाले की समस्या से नहीं परेशान हैं। हम किसकी समस्या से परेशान हैं? नीचे वाले की, मानव निर्मित। और मानव निर्मित समस्या कोई लाइलाज नहीं होती। जितनी समस्याएं भारत में है, इसमें एक भी समस्या बताइए जिससे पूरी दुनिया परेशान हो। एक भी समस्या बताइए जो लाइलाज हो, जिसका कोई इलाज ही न हो। आपको एक समस्या ध्यान में आ रही होगी, अरे चीन ने उसका इतना बढ़िया इलाज किया, पूछिए नहीं, शानदार इलाज किया। इजराइल ने बढ़िया इलाज किया हुआ है। तो समस्या कैसे खत्म होती है? समस्या खत्म होती है जैसे किसान काम करता है। किसान कैसे काम करता है? वो सीधे सीधे बीज बोता है क्या खेत में? नहीं। पहले क्या करता है? जुताई करता है, फिर गुड़ाई करता है, फिर निराई करता है, फिर खरपतवार की सफाई करता है, फिर भी अगर कुछ बचा तो पेस्टिसाइड डाल के उसको भी खत्म कर देता है। जब पूरी तरीके से खेत साफ हो जाता है तब उसमें बुआई करता है, फिर उसकी सिंचाई करता है, फिर उसकी देखभाल करता है, तब फसल अच्छी पैदा होती है। भारत में एक बार जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा। भारत में एक बार इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा। इतना दिमाग में रख लीजिए कि अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत की संस्कृति या हमारे हित के लिए नहीं बनाया था। जो भी कानून बनाया था या तो भारत को लूटने के लिए बनाया था या तो भारत को बांटने के लिए बनाया था। और आजादी के बाद भी कानून जो बने वो भी उसी पैटर्न पे बने, उसी स्टाइल में बने। या तो बांटने के लिए बनाया या तो लूटने के लिए बनाया। तो जब तक एक भी कांग्रेसी कानून है तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता, और जब तक एक भी कांग्रेसी कानून है तब तक भी भारत सुरक्षित नहीं हो सकता।
कोई कांग्रेसी हमारे मित्र बैठे होंगे तो बुरा मत माने, मैं पब्लिकली कई बार कह चुका हूं कि मैं भारत के किसी भी कांग्रेस के नेता या जो कांग्रेस का समर्थक कोई भी जज या कांग्रेस का समर्थक कोई भी वकील, कांग्रेस के समर्थक कोई भी लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार से सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं जिसमें वो ये कह दे ये वाला कानून हमने जब बनाया था तो हमने भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भारत को परंपरा को मजबूत करने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, या हमने, हां किसी कानून का कोई फायदा अच्छा हो गया तो अलग बात है, लेकिन वो बना अच्छे इंटेंशन से नहीं था। आज भारत में नशा तस्करी के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां नशा नहीं पहुंच रहा है। 2-2 बच्चे हैं, 5 से ज्यादा वाला कोई है क्या इधर? देखा आ गए ना, हम 2 हमारे 2। अब 2-2 बच्चे हैं, उसमें से कॉलेज में गया लड़का, MBA करने गया, लॉ करने गया, मेडिकल करने गया, कुछ करने गया, वहां ड्रग एडिक्ट हो गया। ड्रग एडिक्ट का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि इन ड्रग्स में नपुंसकता की दवाइयां मिली हुई हैं, इन ड्रग्स में बाझपन की दवाइयां मिली हुई हैं। 2-2 बच्चे, एक नशेड़ी हो गया, बाद में नपुंसक हो गया, बेटी थी ड्रग आदत पड़ गई, बाज हो गई, जनरेशन खत्म। यह हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी, ये 4 शब्द डालिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी। एक व्यक्ति गया था 900 ग्राम गांजा लेके सिंगापुर में, कॉलेज के पास खड़ा था, उठा के उसको फांसी दे दिया। दोबारा कोई सिंगापुर में नशा लेके जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। अरे यहां तो 9-9 कुंटल गांजा मिलता है और हमारी अदालतें बाकायदा जमानत दे देती हैं। मानवाधिकार कहते ह्यूमन राइट है इनका भी। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। दुर्भाग्यवश हमारे जजों को मानवाधिकार और दानवाधिकार के बीच का अंतर नहीं पता। वो आम के पेड़ और बबुल के पेड़ को एक बराबर मान के चल रहे हैं, जबकि आम का पेड़ फल देता है और बबुल का पेड़ कांटा। ये दिक्कत है। रुकेगा कैसे? रुकेगा तब जब जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। जस्टिस विद इन ईयर कैसे होगा? क्या करना होगा? सबसे पहले 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। एक देश एक पुलिस संहिता। अल्टीमेटली पुलिस वालों को जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो जनता की सेवा करने के लिए मिलता है, सत्ता की गुलामी करने के लिए मिलता है। जोर से बोलिए जरा। तो जब जनता की सेवा करने के लिए मिलता है और जो उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो आप ही लोग GST देते हैं, आप ही इनकम टैक्स देते हैं, आप ही वैट देते हैं, आप ही TDS देते हैं, आपके टोल टैक्स, आपके रोड टैक्स, जो जितना टैक्स आप देते हैं उसी से मिलता है। तो जब पूरे देश की पुलिस को वेतन भत्ता जनता की सेवा करने के लिए मिल रहा है, तो फिर 1861 वाला अंग्रेजों वाला कानून क्यों चलना चाहिए? एक नया पुलिस कोड आना चाहिए, एक पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि भैया तुम्हें 1 घंटे के अंदर FIR लिखना है और 1 महीने या 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। अब आप सोच रहे होंगे जांच 2 महीने में कैसे पूरी हो जाएगी? एकदम हो सकती है। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, इसको कंपलसरी करना पड़ेगा। कितनी लागत आएगी? इसकी लैब बनाने में, एक लैब बनाने में 2 करोड़ का खर्चा आता है। भारत में 800 जिले में टोटल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाने का खर्चा कितना आया? 1600 करोड़। 70,000 करोड़ का तो कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया था। 1,76,000 करोड़ का तो 2G घोटाला हो गया था। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया था। 1600 करोड़ में पूरे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन जाएगी। इसको बाकी तो छोड़ो, केवल अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन, मारवाड़ी, ये 4 समाज मिलकर दे देगा। दे सकते हैं क्या भाई? जरा कोई हाथ उठा बताओ।
ये जितने अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी बैठे, जरा एक बार हाथ उठाएं। आप लोग देश में, पूरे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनवाने के लिए 1600 करोड़ की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? ये लो, बैठे बैठे हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और क्या करना पड़ेगा? मुकदमा लंबा चलता किस लिए है? मुकदमा लंबा चलता है झूठी शिकायत के कारण। समाधान, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए। मुकदमा लंबा क्यों चलता है? पुलिस वाला माल खा के जांच को लंबी खींच देता है, तो झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। मुकदमा लंबा क्यों चलता है? क्योंकि भारत में झूठी गवाही देना अपराध नहीं है। गवाह तो ऐसे मिल जाते हैं कि आप केवल माल पानी फेंको। कोर्ट में आपको गवाह ले जाने की जरूरत ही नहीं है, रेडीमेड गवाह कोर्ट में खड़े रहते हैं। यहीं अपने कोल्हापुर की कोर्ट में आप हत्या करो, बलात्कार करो, कुछ भी करो, पैसे, केवल पैसा होना चाहिए, उसमें गवाह की जरूरत नहीं है। आपको वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील आपके अपराध के हिसाब से आपका रेट होगा। चोरी, लूट, झपटमारी किए हैं तो 10,000 रुपये में गवाह मिल जाएगा। ड्रग स्मगलिंग वगैरह किए हैं तो 50-60 हज़ार में गवाह मिल जाएगा। हत्या बलात्कार किए हैं तो 1 लाख रुपए में गवाह मिल जाएगा। 2 गवाह चाहिए होता है, 2 लाख रुपए दे दो, 2 गवाह रेडी। ना आपने गवाह को देखा, ना गवाह आपको देखा, और एफिडेविट पे लिख के देगा, इनको पिछले 20 साल से जानता हूं। तो झूठी गवाही बंद, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। झूठा एफिडेविट फाइल करने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। और मुकदमा लंबा क्यों चलता है? जज साहब माल पानी लेके डेट देते रहते हैं। जब मैं कहता था न्याय बिकता है तो कोई मानता नहीं था। इस बार होलिका माता ने हमारी मांग मान लिया। पहले मैं कहता था न्याय बिकता तो लोग मानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब तक आंखों से देखेंगे नहीं तब तक कहीं सुनी नहीं माने। इस बार भारत की राजधानी दिल्ली में होलिका माता ने होली के दिन नोटों को बंडल में आग लगा दिया। बोले देख लो, ये हाई कोर्ट के जज हैं और 10 बोरा मिला, 15 बोरा मिला, उसकी तो बात ही समझ में नहीं आ रही कितने बोरे मिले। लेकिन ये 10 बोरा था या 15 बोरा था, ये किसी अच्छे व्यक्ति ने तो नहीं दिया होगा, या तो किसी आतंकवादी ने दिया होगा, या तो किसी ड्रग स्मगलर ने दिया होगा, या किसी अलगाववादी ने दिया होगा, या ह्यूमन जो मानव तस्करी करते हैं, बेटियों को बेचते हैं, उन्होंने दिया होगा। अरे गरीब आदमी, आम आदमी के पास 10 बोरी नोट मिलेगी क्या किसको देने के लिए? अगर किसी व्यापारी ने भी दिया होगा तो भी अब्दुल करीम तेलगी जैसा होगा। ईमानदार व्यापारी तो नहीं दे देगा 10 बोरी नोट। क्यों देगा भाई? जो आदमी सही पे है वो क्यों देगा?